हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स में आप सभी को किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सीबीएसई, आपके फेमस राइटर, सारी सभी बुक्स जो हमारी सीबीएसई से रिलेटेड हैं, आपकी सारी स्टेट बोर्ड्स, इंग्लिश और हिंदी मीडियम, एनटीएससी और ओलंपियाड, सारा ही कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको दो चैप्टर आपके लिए फ्री दिए जाएं और उसके बाद आपसे पेमेंट लिया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर आप जितना चाहें उतना वीडियो, उतने चैप्टर्स देख सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए आइए हमारे साथ और हमारे चैनल्स के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से करते जाइए। तो इसी श्रृंखला में जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है आपके टेस्ट पेपर्स। भाई सभी क्लासेस में एग्जाम्स होते रहते हैं, टेस्ट होते रहते हैं, तो ये होता है कि कुछ हमें क्वेश्चंस मिल जाएं जिनसे हमें ऐसा लगे कि हम थोड़ा सा रिवाइज करने किस तरीके से हमें इनके आंसर बनाने हैं, क्या करना है। तो ये टेस्ट पेपर जो हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपकी क्लास 5th से लेकर क्लास 12th तक के सभी क्लासेस में, सभी सब्जेक्ट में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल 100% आपको फ्री मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 2 टेस्ट पेपर देंगे और उसके बाद आपसे हम फिर पेमेंट के लिए बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको टोटल 100% फ्री मिलेगा। तो यदि आज जो हम टेस्ट पेपर आपके लिए लाए हैं इसका पीडीएफ आपके लिए पहले ही अवेलेबल हो चुका था। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो ये क्या था? ये था हमारा क्लास 12th हिंदी कोर की बुक आरोह भाग 2 का चैप्टर था 14 पहलवान की ढोलक। तो ये हमने पार्ट पढ़ाया हुआ है आप लोग को पहले अच्छे से। इसका वन शॉट भी आपके पास अवेलेबल है, डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, आपका पूरा जो भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो भी सब अवेलेबल है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो आज जो है हमने जो आपको पहले क्वेश्चंस दिए थे उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही थे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है एक गद्यांश। इस गद्यांश को हम पढ़ेंगे और फिर इसी पे आधारित प्रश्नों को करेंगे। तो क्या था हमारा गद्यांश? शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह की अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसीलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। तो जिसको हमारे लुट्टन पहलवान ने हरा कर जो है उसका टाइटल छीना था वो था चांद सिंह। तो उसी के बारे में यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ दिया गया है कि चांद सिंह आखिर कौन था। शेर का बच्चे के नाम से फेमस था। तो ये सभी हमने पूरा गद्यांश अच्छे से पढ़ लिया। अब इसी पे आधारित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास में आ रहा है वो है, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध पहलवान का नाम क्या था? तो कौन था जो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था? उसका नाम था चांद सिंह। ये हम सभी ने अभी पढ़ा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, चांद सिंह के गुरु का क्या नाम था? जो चांद सिंह था, जो क्या कहते हैं दूध दहाड़ता था, शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था, उनके गुरु कौन थे? हवा सिंह, बादल सिंह, श्याम सिंह या अभिजीत सिंह? तो जैसा कि गद्यांश में दिया है कि उनका नाम था बादल सिंह। तीसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में आए देसी पहलवान से क्या अभिप्राय है? जो था ना नौजवान देशी पहलवान, तो वो उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? उनसे कहने का मतलब क्या है कि किसके बारे में बात हो रही है वहां पर? अन्य प्रांत से आए पहलवान, उसी प्रांत से आए पहलवान, गांव से आए पहलवान, शहरों से आए पहलवान? तो यहां पर देशी पहलवान से तात्पर्य हमारा था गांवों से आए पहलवान, यानी कि जो आसपास के जितने गांव थे उनसे जो पहलवान आ रहे थे उन्हीं को देसी नौजवान पहलवान कहा गया था।
प्रश्न संख्या 4 है, शेर के बच्चे की उपाधि उसे कैसे प्राप्त हुई थी? चांद सिंह को शेर के बच्चे की उपाधि कैसे प्राप्त हुई थी? ऑप्शन क्या है? शेर की तरह दहाड़ने से, यानी कि वो शेर की तरह बीच बीच में दहाड़ता था इसलिए, अपनी आयु के सभी पहलवानों को हराकर, उसने उसकी आयु के जितने भी पहलवान थे उन सभी को हरा दिया था इसलिए, अपनी शारीरिक बनावट से, यानी कि वो उसका जो शारीरिक बनावट थी वो बहुत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त था, सुंदर था देखने में, इसलिए उसे शेर का बच्चा कहा गया था। अपने जुझारू स्वभाव से, यानी कि चीज़ को जूझता था वो, यानी कि वो लड़ता था, भाई पहलवानी करता था तो जब लड़ता था तो वो जूझ के अच्छी तरीके से सामने वाले को बस हराने में ही यकीन रखता था, तो इस कारण थे। तो सही इसका ऑप्शन है कि वो जो है अपनी शारीरिक बनावट के कारण शेर के बच्चे के नाम से, शेर का बच्चा कितना छोटा सा प्यारा सा होता है तो इसलिए उसको सभी लाइक करते हैं इसलिए। प्रश्न संख्या 5 है, अपने टाइटल की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए वह क्या करता था? अब जो उसकी टाइटल उसको मिला था, यानी कि शेर का बच्चा, तो उसको प्रमाणित करने के लिए वो बीच बीच में क्या करता रहता था? रोज कुश्ती का अभ्यास करता था, बीच बीच में जंगल घूमने जाता था, रोज पहलवानों से दो दो हाथ करता था, बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। तो वो क्या करता था? बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था, तभी तो उसका शेर का जो उसका टाइटल मिला था वो अपनी क्या हम कि मैं शेर हूं, तो शेर जैसे दहाड़ता है वैसे बीच बीच में वो भी दहाड़ा करता था। अब आता है हमारे पास दूसरा गद्यांश हमारा, क्या पूछा है इसमें? शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई, पागल है पागल, मरा मरा, पर वाह रे बहादुर लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर आओ। तो लुट्टन बहुत अच्छी प्रदर्शन कर रहा था, तो मगर राजा जी ने उनको बीच में ही रोक दिया और कहा कि 10 रुपए देकर कि तुम जाओ जो है मेला घूम कर आओ। ये हमारा गद्यांश था। अब इसी पे आधारित प्रश्न है हमारे पास। क्या दिया है? शांत भीड़ में खलबली क्यों मच गई थी? इतनी जो शांत भीड़ थी उसमें खलबली मचने का कारण क्या था? चांद सिंह द्वारा लुट्टन सिंह को झपट कर दबोच लेने के कारण, राजा द्वारा कुश्ती ना करने का आदेश देने के कारण, भीड़ में उपद्रवियों के घुस आने के कारण, या उपरोक्त सभी। तो सही कारण क्या था? चांद सिंह के साथ लुट्टन सिंह की पहलवानी हो रही थी, तो चांद सिंह ने जो है लुट्टन को अच्छे से दबोच लिया था। तो फिर सभी बोले थे ये मरा, यानी कि लुट्टन सिंह के लिए, क्योंकि वो चांद सिंह तो बहुत फेमस था शेर के बच्चे के नाम से, और सब लोग लुट्टन सिंह को अभी नहीं जानते थे, तो ये उनको यही लग रहा था कि अब ये लुट्टन सिंह मर जाएगा, इसीलिए पूरी जितनी भीड़ थी सभी में खलबली मची हुई थी। प्रश्न संख्या 7 है हमारे पास, राजा ने किसे अपने पास बुलाया? किसको बुलाया था? चांद सिंह को, बादल सिंह को, लुट्टन सिंह को, या भीड़ से एक व्यक्ति को? तो सही क्या था? राजा ने लुट्टन सिंह को बुलाया था। लुट्टन सिंह को बुलाया था ना, बीच में कुश्ती रुका के कि उसको बुलाया और 10 रुपए का नोट दिया था। प्रश्न संख्या 8 है, पर वाह रे बहादुर पंक्ति में बहादुर शब्द किस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है? अब भीड़ में ही कुछ व्यक्ति बोल रहे थे वाह रे बहादुर, तो ये बहादुर शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? लुट्टन सिंह पहलवान के लिए, चांद सिंह पहलवान के लिए, राजा साहब के लिए, या मैनेजर साहब के लिए? तो वहां पर चांद सिंह और लुट्टन सिंह की पहलवानी चल रही थी, और क्या हुआ था? चांद सिंह उसे दबोच रहा था, मगर लुट्टन सिंह बार बार पैतरे बदलकर उससे छूट जा रहा था। तो ये वाह रे बहादुर किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? लुट्टन सिंह पहलवान के लिए। प्रश्न संख्या 9 है, राजा साहब ने लुट्टन सिंह की प्रशंसा क्यों की? राजा साहब क्यों लुट्टन सिंह की प्रशंसा कर रहे थे? क्योंकि उसे चांद सिंह को कुश्ती की चुनौती दी थी, क्योंकि उसने गांव के लोगों की सहायता की थी, क्योंकि उसने अपने परिवार को संभाला था, क्योंकि उसने कुश्ती के लिए संघर्ष किया था। तो अब वहां पे कुश्ती का ही दंगल हो रहा था,
तो यहाँ पर सही क्या था, क्योंकि लुट्टन सिंह ने चांद सिंह को कुश्ती के लिए ललकारा था। अब लुट्टन सिंह अभी तक कुश्ती की फील्ड में नहीं आया था और चांद सिंह बहुत फेमस था, मतलब उसके लिए कि इसको कोई पछाड़ ही नहीं सकता। अब ऐसे व्यक्ति के लिए अगर कोई ये बोले कि क्या उसके साथ लड़ने के लिए आ जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्रशंसा करने में तो उसके लिए तो बहादुरी शब्द निकलेगा, जैसा भीड़ ने भी बोला। तो राजा जी ने भी इसीलिए लुट्टन सिंह की प्रशंसा की थी। प्रश्न संख्या 10 है, राजा द्वारा लुट्टन सिंह को 10 रुपए का नोट देकर मेला देखकर घर जाने को कहने के पीछे क्या कारण था? राजा सिंह ने क्यों दंगल बीच में रुकवाया और क्यों उसे 10 रुपए देकर बोला कि जाओ तुम मेला घूम के आओ? तो एक तरीके से वो उनको बोल रहे थे कि तुम कुश्ती मत करो। कहने का तो तात्पर्य यही था कि कुश्ती अब तुम चांद सिंह के साथ नहीं करो। तो क्या था, कुश्ती लड़ने के लिए तैयार करना था, मतलब कि तुम मेला घूम के आओ फिर हम तैयार हो जाएंगे। कुश्ती लड़ने से मना करना था, कि वो कह रहे थे कि एक तरीके से कुश्ती मत लड़ो। कुश्ती की प्रतियोगिता हार जाना, ये इसलिए उनका कहना मतलब कि तुम हार गए हो इसलिए जाओ। कुश्ती की प्रतियोगिता जीत जाना। तो यहाँ पर राजा साहब ने लुट्टन सिंह को 10 रुपए का नोट इसलिए दिया था क्योंकि वो चाह रहे थे, वो एक तरीके से इनडायरेक्टली कह रहे थे कि तुम कुश्ती मत लड़ो, मना कर रहे थे उसको कुश्ती लड़ने के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो है ये सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यानी बहुविकल्पीय, ये यहाँ पर खत्म होते हैं। अब आपके सामने क्या थे, आपके क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब इन्हीं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम एक एक करके हल करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन हमारे पास, 11वें से हमारा सब्जेक्टिव यानी कि वस्तुपरक प्रश्न शुरू हो रहे हैं। इसमें क्या दिया है, कुश्ती या दंगल पहले लोगों और राजाओं का प्रिय शौक हुआ करता था। पहलवानों को राजा एवं लोगों के द्वारा विशेष सम्मान दिया जाता था। तो ये एक स्टेटमेंट है जो हमारे पार्ट में दिया है। अब इसी स्टेटमेंट पे आधारित प्रश्न पूछा गया है। तो पहला प्रश्न क्या है, ऐसी स्थिति अब क्यों नहीं है? भाई पहले बहुत ही राजाओं द्वारा कुश्ती वालों को सम्मान दिया जाता, लेकिन अब नहीं दिया जाता। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या दिया गया है, कुश्ती का खेल ग्रामीण संस्कृति की पहचान है, ना कि शहरी संस्कृति की। शहरी संस्कृति में ये खेल अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाता है। तो कारण क्या है कि भाई अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, ठीक है ना। अब गांव वगैरह में भी जो दंगल वगैरह जो है अब इतना प्रचलन नहीं रह गया, और शहरों में इसका इतना चलन नहीं, क्योंकि ये ग्रामीण प्रवृत्ति से जो है जुड़ा हुआ खेल है। तो ग्रामीणों द्वारा ही खेला जाता है और शहरों में ये ज़्यादा नहीं खेला जाता, इसीलिए अब ये स्थिति इतना नहीं रह गई है। दूसरा है, इसकी जगह अब किन खेलों ने ले ली है? अब कुश्ती की जगह कौन से खेलों ने ले ली है? तो इसकी जगह बहुत से खेल आप लिख सकते हैं जहाँ से हमने लिखे, ज़रूरी नहीं जो हमने लिखे वो आपने भी लिखे हो, ऐसा मत समझिएगा, वो फर्क हो सकते हैं। तो क्या दिया है, आज के दौर में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, जिम्नास्टिक, बॉक्सिंग, हॉकी जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेलों ने कुश्ती की जगह ले ली है। तो अब ये इतने सारे खेल हो गए हैं, तो आप इनकी जगह कोई भी, भाई आजकल तो बहुत सारे खेल हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या, इसी प्रश्न की क्या है, गा पार्ट, मतलब इसी प्रश्न के 3 पार्ट थे। तो इसी पे तीसरा क्या पूछा गया है, कुश्ती को प्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं? अब मान लीजिए हम चाहें कि कुश्ती फिर से शुरू हो जाए, तो इसके लिए आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, सरकार के निवेश से ही शहरी व ग्रामीण नवयुवकों को विद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे प्रशिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, उचित प्रशिक्षण व सम्मान आदि मिलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है, या जो लोग हैं जो कुश्ती में इंटरेस्टेड है, उनको जो है सरकार से अनुदान लेकर उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिलाना चाहिए, इनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए, जो अनुभवी हैं, इन कुश्ती के बारे में जानते हैं, उनका मार्गदर्शन करें, ताकि ये अच्छे से कुश्ती कर सकें और ये खेल फिर से काफ़ी प्रचलन में आ सके। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, रात्रि की निस्तब्धता का भेदन करने में कौन सक्षम था तथा कौन सक्षम नहीं था? विवरण दीजिए। अब रात्रि, ये कब की बात हो रही है, जब गांव में महामारी फैली थी, तो रात में एकदम सन्नाटा हो जाता था, बीच बीच में जो है कै करने की या किसी के करहाने की ऐसी आवाज़ आती रहती थी, वो भी बहुत दबी कुची आवाज़ सी आती थी। तो उस सन्नाटे में जो क्या होता था, भेदन करना, मतलब उस सन्नाटे को कौन चीरता था,
किसकी आवाज़ उस सन्नाटे को मतलब भंग करने में कामयाब होती थी और कौन उसको भंग नहीं कर पाता था, ये चीज़ बतानी। तो ये पूरा क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना है, यानी कि जो सन्नाटा था उसको कौन भेदता था और कौन नहीं भेदता था, इसका आपको विवरण करना है, ये सारी चीज़ें बतानी है। तो हमने जैसे अभी आपको बताया कि वहाँ पे बहुत सभी लोग बीमार पड़े रहते थे, तो किस तरीके से बीच बीच में उल्टी करने कराने की आवाज़ आती थी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमावस्या की काली रात जहाँ प्रकाश के नाम पर केवल तारों की ही रोशनी थी, में सियारों का रोना व उल्लू की डरावनी आवाज़ें ही रात्रि में छाई हुई निस्तब्धता का भेदन कर सकती थी। बच्चों के माँ माँ करके रोने तथा हरे राम हे भगवान की आवाज़ें तो जैसे मुंह से निकलकर मुंह में ही समाप्त हो जाती थी। तो भेदन कौन कर रहा था, उल्लू और सियारों की आवाज़ें, और जो बच्चों के रोने और हे राम हे भगवान कहने की जो आवाज़ें थी वो कहीं ना कहीं मुंह में ही घुट के रह जाती थी, वो आवाज़ें निकल ही नहीं पाती थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस हिसाब से लिखनी है। अब है प्रश्न संख्या 13। इसमें क्या दिया है, लुट्टन सिंह को उसकी पहलवानी के लिए कहां तक जाना जाता था। अब लुट्टन सिंह बहुत फेमस हो गया था, तो वो कहां तक जाना जाता था, तो उसको क्या कहते हैं, लुट्टन सिंह बोलता था ना, मेरे को तो भाई पूरे देश में हमेशा सभी जानते, तो उसका देश भी सीमित था। तो क्या दिया है, लुट्टन सिंह पहलवान ने पंजाब के पहलवान चांद सिंह, जो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था, को हराकर राजा के यहाँ अपना स्थान पक्का किया था। अतः वह कहता था कि उसे ऑल इंडिया के लोग जानते हैं, परंतु वास्तव में उसके जिले की सीमा के अतिरिक्त उसका ऑल इंडिया और कहीं नहीं था। तो क्या वो बोलते ना, पूरे इंडिया, पूरे देश, यानी कि ऑल इंडिया में जानते थे। तो ऑल इंडिया का तात्पर्य क्या है, मतलब उसका गांव या उसका प्रांत में जितने आसपास के गांव हैं वहीं पे वो सभी लोग उसको जानते थे। पूरे देश की बात यहाँ पे ऑल इंडिया, उसका ऑल इंडिया सिर्फ इतना, क्योंकि उससे बाहर वो कभी गया ही नहीं था और जानता भी नहीं था कि इतना दूर कभी कुछ है भी। प्रश्न संख्या 14 है, शेर के बच्चे के नाम से कौन और क्यों प्रसिद्ध था। तो जैसा कि हमने अपना पहला पैरा पढ़ा था ना, ये बिल्कुल वही है। तो शेर के बच्चे के नाम से चांद सिंह प्रसिद्ध था, बहुत ही सुंदर था, सुदृढ़ था, पहलवान था, बहादुर था, तो इसीलिए वो शेर के बच्चे के नाम से प्रसिद्ध था। तो क्या है, चांद सिंह नाम का पहलवान जो पंजाब से श्यामनगर कुश्ती लड़ने के लिए आया था, ने अपनी आयु के सभी पहलवानों को चित कर दिया था, इसलिए उसको शेर के बच्चे की उपाधि दी गई थी, जिस नाम से वह प्रसिद्ध हो गया था। तो उसने जो काम किया था, और आप उसकी सुंदरता के बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में, और साथ ही वो बीच बीच में जो दहाड़ता रहता था, आप उसके बारे में भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रात्रि के समय गांव के वातावरण का वर्णन कीजिए, जिसका विवरण पहलवान की ढोलक कहानी में दिया गया है। रात्रि के समय यानी कि जब महामारी फैली थी तो समय रात्रि का वर्णन जो किया गया था, उसका वर्णन आपको यहाँ पर करना है पाठ के आधार पर। तो पाठ में जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अमावस्या की काली ठंडी रात थी, सियार उल्लू बोल रहे थे, लोग हे राम कर रहे थे, दर्द से करहा रहे थे, उल्टियाँ कर रहे थे, वही सब पूरा आपको लिखना है। तो क्या दिया है, अमावस्या की काली रात में हैजे और मलेरिया से ग्रस्त गांव एक भय से डरे हुए शिशु की भांति थरथर कांप रहा था। रात को सियार का रुंदन और उल्लुओं की डरावनी आवाजें ही सन्नाटे को चीरती थी, अन्यथा बीमारों के रोने और करहाने की आवाजें तो उनके मुंह में ही दबकर रह जाती थी और सुनाई ही नहीं देती थी। संध्या काल में किसी आने वाली आशंका की सूचना देने के लिए राख पर बैठे कुत्ते रोने लगते थे। तो राख जो जलती थी उस पे कि आने वाली कोई आशंका है, कहते हैं कुत्ते का रोना बुरा माना जाता है, तो उनका रोना ये लगता था कि कुछ ऐसा है जो गलत घटने वाला, अर्थात गांव में बहुत लोग मर रहे थे, तो सबके मन में एक डर आ जाता था, इसलिए वो एक सन्नाटा जो था वो पूरे गांव में पसरा था। खाली ये जानवर ही जो है वो आवाजें निकाल रहे थे। प्रश्न संख्या 16 है, लुट्टन पहलवान के परिवार की स्थिति परिस्थिति का वर्णन कीजिए। तो लुट्टन परिवार की जो स्थितियां थी, जो परिस्थितियां थी, वो सभी आपको यहाँ पर वर्णित करनी है। तो अब आप जब ये वर्णित करेंगे तो कैसे, मतलब वो छोटेपन से लेकर उसका जो भी स्थितियां रही वो सभी आपको यहाँ पर दर्शानी है।
तो उसे आप पूरा, हम पूरा डिटेल में तो पूरा नहीं लिख सकते, लेकिन उसको हमें शॉर्ट करके लिखना है। तो कैसे लिखा है हमने, देखिए, लुट्टन पहलवान बचपन से ही 9 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गया था। मतलब छोटेपन में जब अनाथ हो गया था तो उसकी विधवा सास ने, क्योंकि उसकी शादी हो गई थी तो विधवा सास ने उसको पाला था। अब सास को सभी लोग परेशान करते थे, तो इसी में आकर उसने पहलवानी शुरू करी थी। फिर वो दंगल जीता, राजा के यहाँ रहा, तो सब वो पूरी आप चीज़ें यहाँ पर लिखेंगे। फिर क्या है, लुट्टन पहलवान बचपन में ही 9 वर्ष की अवस्था में अनाथ हो गया था। उसकी परिस्थिति और अधिक बुरी होती यदि उसका विवाह अल्पायु में ना हो गया होता, क्योंकि विवाह हो जाने के कारण ही माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसका लालन पालन उसकी सास ने किया था। वह बचपन से ही कसरत करने लगा था, अपनी सास के यहाँ पर गाय को चराता था। उसका ताज़ा दूध पीकर उसकी शरीर सुंदर और सुडौल हो गया। अब जो गांव वासी उसकी विधवा सास को परेशान करते थे, वे सभी उससे डरने लगे थे। तो किस तरीके से वो एक बच्चा था और सब चीज़ें उसने देखी थी, पहलवान बन गया था, तो जो लोग उसको अभी तक परेशान करते थे, अब क्या हो गया था, सब उससे डरने लगे थे। प्रश्न संख्या 17 है, लुट्टन सिंह जिस गांव में रहता था उस गांव की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो अब जो गांव में, जिस गांव में वो रह रहा था, उस गांव के बारे में आपको बताना। देखिए, अभी तो परिवार के बारे में था, अब हमें गांव की परिस्थिति के बारे में बताना है। लुट्टन सिंह का गांव किसी अमीर गांव की श्रेणी में नहीं आता था, क्योंकि वहां सभी लोग पुराने और बांस फूस की झोपड़ियों में रहते थे। किसी भी गांव वासी के पास पक्का घर नहीं था। सभी मिलजुल कर दिन भर खेत में काम करते थे, इधर उधर मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया करते थे। इसका सबसे अच्छा प्रमाण इस बात से मिलता है कि वे सब मिलकर राज दरबार में इन 3 पहलवानों को दैनिक भोजन भी नहीं दे पाए थे। तो क्या हुआ था, स्थिति यह थी कि सभी नॉर्मल थे, कोई ज़्यादा अमीर नहीं, कुछ नहीं, सब मतलब एक होता है ना कि हमने अपना कमाया खाया इसी तरीके से। तो अब इनकी स्थिति और भी इस चीज़ से पता लगती है कि राज परिवार से जो 3 पहलवान निकले थे, यानी कि खुद लुट्टन सिंह और उसके 2 बेटे, तो पूरा गांव जो है मिलकर इन 3 पहलवानों को भोजन भी नहीं करा पा रहा था। भाई शुरू में तो भाई हेल्प करी, लेकिन हमेशा नहीं कर पा रहे थे। तो ये परिस्थितियाँ थी कि मतलब सब नॉर्मल थे, कमा खाना बस इतना, किसी कोई ज़्यादा अमीर नहीं था, किसी सब अपना ही अपने भरण पोषण कर सकते थे, किसी और को ज़्यादा नहीं पाल सकते थे। प्रश्न संख्या 18 है, ढोलक की आवाज अपने गुण और शक्ति की दृष्टि से कहीं कहीं कम प्रभावकारी थी और कहीं अधिक, ऐसा क्यों? तो जो ढोलक, जिसको लुट्टन सिंह अपना गुरु मानते थे, यहाँ पर हमें उस ढोलक के बारे में बताना है कि कहीं तो वो बहुत प्रभाव देती थी। क्यों? क्योंकि जब लड़ता था वो तो बहुत प्रभावशाली रहती थी। पूरे गांव में जो है क्या कहते हैं, जब महामारी फैली थी तो उसकी ढोलक की आवाज़ से सबको बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता था, तो प्रभाव छोड़ती थी। भाई खाली ढोलक थी लेकिन उससे सभी को प्रभाव मिलता था। तो ये एक प्रभाव था, अपने गुण और शक्ति की दृष्टि से कहीं कम प्रभावकारी थी और कहीं अधिक, तो मतलब कहीं प्रभाव ज़्यादा डालती थी और कहीं अधिक, ऐसा क्यों था, आपको ये चीज़ यहाँ पर बतानी है। तो क्या है, लुट्टन की ढोलक गांव वालों से असीमित उत्साह का संचार कर देती थी। इस असीम उत्साह के बल पर विषम से विषम परिस्थितियों से भी वे लड़ सकते थे, परंतु मलेरिया या हैजे किसी भी विकल महामारी को ढोलक की थाप अपनी बुलंद आवाज से समाप्त नहीं कर सकती थी। वह इस समस्या को समाप्त ना कर केवल उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती। अब क्या, पूरे गांव में हैजा फैला हुआ था, मलेरिया फैला हुआ, रोज कहीं ना कहीं बहुत सारी डेड बॉडीज जो हैं उठ रही थी, क्योंकि कई सारे लोग मर रहे थे। तो सबके मन में डर रहता था, तो सब डरे से सहमे से अपने अपने घरों में ही रहते थे। लेकिन ये जब ढोलक बजाते थे पहलवान, लुट्टन पहलवान जब ढोलक बजाते थे तो सबको थोड़ी सी ताकत हिम्मत मिल जाती थी कि नहीं चलो, स्थितियां भले बुरी हैं, हम लड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन ये उनके अंदर हिम्मत भरती थी, लेकिन कभी ये हैजे और मलेरिया से निजात नहीं दिला सकती थी, उस बीमारी से छुटकारा नहीं दिला सकती थी। जिनको मरना है, जिनको तकलीफ है, वो तो वहीं रहती थी, बस हिम्मत बनाए। तो ये कहाँ पर प्रभावशाली रहती थी, लोगों में थोड़ी सी हिम्मत भरने में प्रभावशाली रहती थी। लेकिन वो कहाँ प्रभावकारी नहीं रहती थी, वो एरिया रहता था जहाँ पर बीमारी वाला रहता था। तो इसको आप इस तरीके से कर देंगे।
अब है प्रश्न संख्या 19। दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह की जीवन शैली में क्या परिवर्तन आ गया था? अब जब वो दंगल में विजयी हो गया तो क्या हो गया था भाई? वो तो राज पहलवान बन गया था, राजा ने उसे सिलेक्ट कर लिया था, पूरा शेर बना घूमता था हर जगह। तो इसको कैसे लिखना है? दंगल में विजयी होने के पश्चात लुट्टन सिंह राज पहलवान हो गया तथा राजा दरबार का दर्शनीय जीव बन गया था। मेले में वह घुटने तक लंबा चोला पहने मत वाले हाथी की तरह झूमता हुआ घूमता था। दुकानदार उससे चुगलबाजी करते रहते थे। उसकी बुद्धि बच्चों जैसी थी। सीटी बजाता, आंखों पर रंगीन चश्मा लगाए और खिलौनों से खेलता हुआ वह राज दरबार में आता। राजा साहब उसका बहुत ध्यान रखते थे और अब किसी को भी उससे लड़ने की आज्ञा नहीं देते थे। तो क्या हो गया था भाई? जहां वो इतनी ऐसी जिंदगी गांव में जी रहा था, अब एकदम से उसकी बदल गई जिंदगी। क्या हुआ भाई? वो पहलवान हो गया, राजा हो गया, पूरा चोंगा पूरा पहनना, आपका बाजार में घूमना। अब माना कि वो शरीर से पहलवान था लेकिन बुद्धि से बच्चे जैसा था। खिलौने खेलना, चश्मा लगाना, सीटी बजाना, ये सब वो किया करता था। साथ ही वो जिस दुकान में जाता, लोग कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए ऑफर कर देते तो वो भी वो खा लेता था। तो मस्त रहता था और राजा साहब उसकी बहुत देखभाल करते थे क्योंकि भाई उनको कुश्ती का खेल पसंद था और लुट्टन ने उनका दिल भी जीत लिया था। और इधर कोई भी अब कोई कुश्ती में उसके साथ नहीं, क्योंकि वो तो राज पहलवान घोषित हो, भाई राज पहलवान हार नहीं सकता, तो इसलिए उसको किसी से लड़ाया ही नहीं जाता था। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रश्न पर। आखिरी प्रश्न क्या है? लुट्टन सिंह जब राज पहलवान बन गया तब दुकानदार उससे क्या चुगलबाजी करते तथा वह उनका क्या जवाब देता था? तो अब जैसे ना वो बच्चों जैसा था, बच्चों जैसा था, उसमें माना शरीर से बड़ा था लेकिन बुद्धि और सोच जो थी उसकी बच्चों जैसी थी। तो अब दुकानदार उससे चुगलबाजी किया करते थे, वो कैसे कैसे करते थे वो लिखना था और साथ में जो है लुट्टन सिंह कैसे जवाब देता था उसको भी आप लिखेंगे। तो कैसे इसको करते हैं? दुकानदारों को उसकी बाल बुद्धि के कारण उससे चुगलबाजी करने की सूझती थी। बाल बुद्धि मतलब छोटे बच्चों जैसी बुद्धि थी। जैसे हलवाई उससे कहता, अरे पहलवान काका नाश्ता कर लो, ताजे ताजे रसगुल्ले बने हैं, तो लुट्टन सिंह सेर दो सेर एक ही बार में खा जाता था। पान वाला, चश्मे वाला, खिलौने वाला सभी उससे चुगलबाजी करके उससे मजा लेते तथा वह भी उनका चुगलबाजी करके प्रत्युत्तर देता। कभी 8-10 पान की गुलोरियां ठूस लेता, आंखों पर रंगीन चश्मा चढ़ा लेता, वह सीटी बजाते चलता। तो जैसे पार्ट में दिया है जिस तरीके से होता कि भैया ये खा लो, ये पहन लो, ये कर लो, और वो भी एक दो नहीं भाई, रसगुल्ला कहा तो एक दो नहीं, एक दो सेर खा लेगा, खूब सारे खा लेगा। तो इस तरीके से जो से उससे चुगलबाजी करते तो उनका वो उत्तर भी उसी तरीके से चुगलबाजी में दिया करता था। तो यहाँ पर ये हमारा जो हम पेपर आपको लेकर आए थे, आई थिंक आपके और हमारे क्वेश्चन काफ़ी हद तक सिमिलर रहे होंगे। देखिए, हम हर टेस्ट पेपर के अंत में आपसे यही बोलते हैं कि हम लोगों के लिखने का तरीका अलग रहता है, आपके लिखने का और जो हम लेकर आते हैं वो लिखने का, लेकिन कोशिश यही करिए कि क्वेश्चन जो पूछ रहा है आंसर उसी से मिलते जुलते रहें। ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है आप आंसर कुछ दें, ये ध्यान रखिएगा। आपने भी मिलाए होंगे तो आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपके आंसर और हमारे आंसर लगभग सिमिलर हैं, बस थोड़ा भाषा में फ़र्क होता है। तो भाषा आप धीरे धीरे सुधार ही हैं जैसा हमने आपसे कहा था। तो मैग्नेट ब्रेन्स में हम आपके लिए सभी के लिए जो है सभी सब चैप्टर हम जितने भी देख रहे हैं ना, जैसे आप हमारे सिर्फ टेस्ट पेपर ही नहीं देख रहे हैं, जितने भी हम आप देखेंगे, जितनी भी क्लासेस होंगे, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सभी में चैप्टर वाइज अरेंज है। आपकी सभी बुक्स, सभी चैप्टर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें जितनी भी बुक्स हैं, सभी बुक्स में सभी चैप्टर एकदम अरेंज है आपको, ताकि पढ़ने में किसी तरीके की परेशानी नहीं हो। तो इसलिए परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़े, इसलिए हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, magnetsbrain.com के साथ में, और अपनी पढ़ाई को आसान बनाते रहिए। हमारी भी यही कोशिश रहती है कि आपको पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। जैसे आप बुक में एक पेज टर्न करते हैं, एक के बाद एक चैप्टर्स आते हैं, उसी तरह हमारे चैनल्स पर भी आपको एक के बाद एक चैप्टर ईजिली अवेलेबल मिलेंगे। आप किसी भी सब्जेक्ट का देखने चाहें सभी चैप्टर्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।